आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। पहेली एंड बूझो won the first prize in a science quiz competition held at their school। ये पहेली और बूझो दो बच्चे हैं जिन्होंने अपने स्कूल में साइंस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लिया है। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents। वो बहुत खुश थे और वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस प्राइज मनी से जो उनको प्राइज मिला है, जो पैसे मिले हैं, वो अपने पेरेंट्स के लिए यानी मम्मी पापा के लिए क्लोथ्स खरीदेंगे यानी कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। जब वो शॉप में गए तो उन्होंने वहां पर बहुत अलग अलग तरह के मटेरियल देखे। वैरायटी का मतलब होता है अलग अलग तरह के मटेरियल। तो वो कंफ्यूज हो गए, यानी उन्हें समझ नहीं आया कि कौन सा क्लॉथ लेना चाहिए, कौन सा कपड़ा लेना चाहिए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स आर ऑफ फैब्रिक और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तो शॉपकीपर जो था उसने बताया कि जो क्लोथ्स हैं उनमें कुछ तो जो फैब्रिक हैं वो कॉटन के हैं यानी नेचुरल फाइबर के हैं और कुछ सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक मतलब जो मैन मेड होता है या जिसको बोलते हैं कि जो नेचुरल नहीं है, जो मशीन से बनता है और केमिकल से बनता है, उसको सिंथेटिक बोलते हैं। तो सिंथेटिक क्लॉथ होता है और दूसरा नेचुरल क्लॉथ होता है जिसको कॉटन बोलते हैं। तो ये दो तरह का क्लॉथ होता है। वी ऑल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल्स। इसके अलावा वूलन यानी ऊन के कपड़े भी होते हैं। तो अभी 3 हो गए, कॉटन जो नेचुरल है, उसके बाद सिंथेटिक और उसके बाद वुलन। वुलन थर्ड वैरायटी हो गई क्लोथ्स की। अब उसके पास वो शॉपकीपर ने बोला कि हमारे पास मफलर भी हैं वुलन के यानी ऊन के और शॉल भी हैं। देयर वर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल। और सिल्क एक चौथा तरह का वैरायटी ऑफ क्लॉथ है, उससे साड़ियां बनती हैं। तो फर्स्ट हो गया कॉटन, सेकंड हो गया सिंथेटिक क्लॉथ, थर्ड हो गया वुलन क्लॉथ और फोर्थ हो गया सिल्क क्लॉथ। तो ये 4 तरह के जो कपड़े हैं वो हैं वैरायटी। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। तो जब उन्होंने ये देखा कि ये 4 तरह के ही कपड़े हैं जो उनको समझ में आ गया और वो बहुत खुश हुए। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। अब जब हम इन चारों फैब्रिक्स को टच करते हैं तो हमें अलग अलग फील होता है हाथ से। तो उन्होंने भी इसको टच करके देखा, उनको अलग अलग लगा कि हाँ ये क्लॉथ ऐसा होता है, ये क्लॉथ ऐसा होता है। वूलन तो हमें पता है कि वूल अलग होता है, दिखने में भी अलग होता है। ऐसे सिल्क भी थोड़ा अलग किस्म का मटेरियल होता है। जैसे कॉटन भी अलग होता है और जो सिंथेटिक मटेरियल होता है वो बिल्कुल अलग लगता है जब हम उसको हाथ में टच करते हैं। तो फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए फाइनली एक वुलन मफलर ले लिया यानी कि उनका मफलर ले लिया और कॉटन की साड़ी ले ली अपनी मम्मा के लिए। After their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings। तो जब उन्होंने कपड़े ले लिए और वो वापस आ गए उस दिन के बाद पहेली और बूजो जो दोनों हैं उनको थोड़ा ये कपड़े के बारे में समझ आने लग गया और वो जब भी कोई क्लॉथ देखते थे, कपड़ा देखते थे, तो वो उसके बारे में वो जानना और चाहते थे कि भाई ये किस चीज का क्लॉथ है, ये क्या है। जैसे कर्टन का क्लॉथ हो गया वो अलग है। तो दे फाउंड बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स एंड टेबल क्लॉथ्स। तो उन्होंने घर में भी ये देखा कि बेडशीट्स होती हैं, ब्लैंकेट्स यानी कंबल होते हैं, बेडशीट तो चादर होती है, कर्टन्स जो होते हैं यानी पर्दे, एंड टेबल क्लॉथ जो होते हैं टेबल के कवर जो होते हैं, ये सब अलग अलग मटेरियल्स हैं। ऐसे टॉवल्स भी हैं एंड डस्टर्स यानी जो साफ सफाई के कपड़े होते हैं, ये सब अलग अलग तरह की फैब्रिक से बने यानी अलग अलग तरह का मटेरियल यूज हुआ है कपड़े का इसमें। तो उन्हें थोड़ा अलग अलग समझ में आने लगी चीजें कि टेबल क्लॉथ किस चीज से बनता है,
बेडशीट्स बनती हैं अलग क्लॉथ से होती हैं, कर्टन्स अलग कपड़े से बनते हैं, टॉवल अलग फैब्रिक से बनते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा समझ आने लग गया। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। और इसी तरह से जो उनके स्कूल बैग्स थे पहेली और बूझों के, और जो उनके छोटे बैग थे जिसमें लोग कुछ और सामान रखते हैं, वो भी फैब्रिक के ही बने, यानी कपड़े के ही बने हैं। They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk और synthetic। तो उन्होंने जब ये सारे कपड़े देखे तो वो हर बार कपड़े को हाथ लगा करके उसको पहचानने की कोशिश करते थे कि वो कॉटन था, वूल था, सिंथेटिक था या सिल्क था। क्योंकि हमने ये समझ लिया कि जो ओनली 4 टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स हैं, एक कॉटन है, एक वूल है, एक सिल्क है और एक सिंथेटिक है। कॉटन, वूल और सिल्क तीनों नेचुरल हैं और सिंथेटिक जो है वो मैन मेड है, यानी इंसान खुद बनाते हैं उसको मशीनों में केमिकल से। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या आप भी फैब्रिक्स को पहचान सकते हो या कपड़ों को पहचान सकते हो कि कौन सी वैरायटी का कपड़ा है? तो अब हम देखते हैं वैरायटी इन फैब्रिक्स। ये चैप्टर 3 का 3.1 पार्ट है। इसमें सबसे पहले है एक एक्टिविटी, एक्टिविटी 1। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, collect cuttings of fabrics left over after stitching. Feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. तो इस एक्टिविटी में है कि बच्चे आसपास, घर के आसपास किसी टेलर शॉप में जाएं, टेलर की शॉप में यानी जो दर्जी की दुकान होती है, और वहां से वो जो छोटे मोटी लेफ्ट ओवर कटिंग्स रहती हैं, कपड़े के टुकड़े जो बचे हुए रहते हैं, जो जो टेलर के किसी काम के नहीं है, वो उठाएं, उनको कलेक्ट करें और उनको टच करके फील करें कि ये कपड़ा कौन सा मटेरियल है, और फिर उनको वन बाय वन उन सबको लेबल करें, उसके साथ में उनका नाम लिखें। कॉटन, सिल्क, वुल या सिंथेटिक। तो जो भी उनको लगता है टच करने से कि ये कॉटन है या सिल्क है या वुल है या सिंथेटिक है, तो वो उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर एक पेपर के ऊपर नाम लिख करके कपड़े के ऊपर स्टेपल कर दें उस पेपर को, ताकि वो कंफर्म हो जाए कि हाँ हमने ये लेबल कर दिया है। अभी ये एक्टिविटी करने के बाद में डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, यानी ये जो फैब्रिक्स होते हैं, ये अलग अलग फैब्रिक्स होते हैं, ये क्या, ये जो फैब्रिक बनते हैं ये किस चीज से बनते हैं? अलग अलग जो फैब्रिक्स होते हैं, जैसे कॉटन, कॉटन है, कॉटन का जो कपड़ा है वो किस चीज से बना है? सिंथेटिक में भी कपड़ा अगर फैब्रिक बना है तो किस चीज से बना है? व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस। जब हम किसी फैब्रिक को देखते हैं, यानी किसी कपड़े को देखते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे वो एक कंटिन्यूअस पीस है, यानी उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई कट वगैरह है, वो सीधा ही होता है बिल्कुल। तो नाउ लुक एट इट क्लोजली। अगर उसे हम ध्यान से देखें तो व्हाट डू यू नोटिस, हमें क्या पता चलता है? अगर हम ये कपड़ा, अगर हम लार्ज व्यू देखें, कपड़े का बड़ा व्यू है ये, तो जब हम देखते हैं तो इसको ऐसे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें एक ऐसे और ऐसे यान है, यानी कि धागा है, जो कि जिसको हमने बुनाई किया हुआ है। ये अगर आप इसको देख सकें तो ये ऐसा है जैसे कि ये बुनाई किया हुआ है, धागों को आपस में बुना हुआ है, यानी इनको निट किया हुआ है। तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी 2 देखते हैं। इसके बाद इसकी एक्टिविटी 2 है सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। फिगर 3.3। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो हमने ऊपर एक्टिविटी की है उसमें एक कॉटन का फैब्रिक का पीस ले लें जो हम टेलर की शॉप से लेके आए हैं। उस पीस में से हमें जो थ्रेड है या यान है, यानी धागा जो है, एक धागा उसको खींचे तो क्या होता है?
जैसे ये धागे को खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, धागा निकलता जा रहा है। तो इफ नो लूज yarn are visible, you can gently pull out one with a pin or a needle. अगर कोई धागा विजिबल नहीं हो किनारों पे, जैसे यहाँ पर नहीं है, तो एक को हम पिन से या नीडल से निकाल सकते हैं, फिर उसे खींचे। We find that fabric is made up of yarn arranged together, यानी कि हम देखते हैं कि ये धागे जो हैं, इन धागों से ही ये कपड़ा बना है, जिसको अरेंज किया हुआ ऐसे, यानी उसको बुना हुआ इस तरह से धागे को, और ये धागों के कारण ही कपड़ा इस तरह से बुना हुआ है, और कपड़ा कपड़े की तरह दिखता है क्योंकि ये धागे हैं, धागों से बुना हुआ है। तो व्हाट आर दीज yarns मेड ऑफ, अब ये जो धागे हैं ये किस चीज से बनते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आया 3.2, ये जो टॉपिक है 3.2 फाइबर। फाइबर अब हम पढ़ेंगे। तो ये जो यान है यही एक तरह से फाइबर है। टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, यानी जब हमने ये पीस लिया है कॉटन फैब्रिक का, उसमें से एक ये yarn यानी एक धागा ले लें। नाउ प्लेस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल, ये एक्टिविटी 3 कर रहे हैं हम। इसमें वो धागा लेकर के धागे को एक टेबल पर रखें, और नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब, और धागे को टेबल पर रख करके एक हाथ से थंब से, ये थंब से हमने दबा दिया धागे को इस तरफ से, यहाँ से, और स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nail as shown in the figure। तो दूसरे हाथ के नेल से उसको धागे को स्क्रैच करना है, यहाँ से खींचना है इधर तक। Do you find that at this end the yarn splits up into thin yarn? तो आप देखेंगे कि जब हम धागे को ऐसे करते हैं तो ये ऐसे खुल जाता है, जो धागा होता है वो, और उसके अंदर से धागे निकलने लगते हैं, स्ट्रैंड्स बोलते हैं इनको। तो ये स्ट्रैंड निकलने लगते हैं। तो आपने देखा ये स्ट्रैंड्स निकले हुए हैं। तो ये एक्टिविटी हमें करनी है, एक्टिविटी 3, कि जो जो हमने एक धागा निकाला है इस क्लॉथ में से, इस क्लॉथ में से उस धागे में से भी और स्ट्रैंड्स निकलते हैं, यानी पतले धागे निकलते हैं। You might have observed something similar when you try to thread a needle। और जब हम नीडल यानी सुई में हम कभी धागा डालते हैं, कभी आपकी मम्मा ने अगर आपको बोला होगा नीडल में थ्रेड डालने के लिए, तो उसमें हमें कई बार ऐसा जो धागा होता है, धागे के आगे ऐसे 2-3 स्ट्रैंड निकले होते हैं, जिसकी वजह से वो धागा सुई में नहीं जाता है। तो फिर हमें उसको या तो कट करना पड़ता है, जिससे वो धागा सुई में आराम से चला जाए। तो many a time the end of the thread is separated into a few thin strands, यानी जो एंड होता है धागे का वो इस तरह से स्ट्रैंड्स में बटा होता है। ये धागा है और धागे का किनारा जो है वो स्ट्रैंड में खुल जाता है। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle, यानी जो मैंने आपको अभी बताया कि जिसकी वजह से ये धागे के स्ट्रैंड निकलने की वजह से वो धागा सुई में इजीली नहीं जाता, नीडल में नहीं जाता है। The thin strand of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers। तो जो ये पतले पतले हम स्ट्रैंड देखते हैं धागे में, जो हमने ये देखे हैं पतले वाले स्ट्रैंड, ये वाले धागे में स्ट्रैंड, ये जो पतले पतले हैं, तो ये स्ट्रैंड जो हैं, ये स्ट्रैंड्स भी और भी पतले स्ट्रैंड से बने होते हैं, यानी इससे भी पतले पतले धागों से बने होते हैं, जिसको हम फाइबर बोलते हैं या रेशा बोलते हैं। अब ये फाइबर्स किस चीज से बनते हैं? Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers। तो
जो फैब्रिक है यानी कपड़ा बनता है वो कपड़ा बनता है धागे से, और धागा किससे बनता है? धागा बनता है फाइबर से। तो वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? तो यह फाइबर कहाँ से आता है? तो हमने देखा कि क्लॉथ है, क्लॉथ इस धागे से बना है, और धागा जो है वो इन स्ट्रैंड से बना है, और ये स्ट्रैंड जो है फाइबर से बने हैं। तो ये फाइबर कैसे बना है अब हम जानते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स से हमें इनके फाइबर मिलते हैं, कॉटन का, जूट का, सिल्क का और वूल का, जिससे कि हमारे ये कपड़े बनते हैं। कॉटन फैब्रिक बनती है, जूट फैब्रिक बनती है, सिल्क फैब्रिक बनती है और वुलन फैब्रिक बनती है। तो ये जो है ये हमको प्लांट्स और एनिमल्स से इनके फाइबर्स मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। इसलिए एनिमल और प्लांट से मिलते हैं, इसलिए हम इनको नेचुरल फाइबर बोलते हैं। और इसीलिए जो नेचुरल फाइबर से फैब्रिक बनता है जैसे कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, तो ये नेचुरल फाइबर्स हैं और फैब्रिक्स हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट जो है वो हमें प्लांट से मिलते हैं फाइबर्स। वुल और सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ये वुल और सिल्क जो है वो हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। वुल हमको मिलती है शीप या गोट से, और सिल्क जो मिलता है हमें वो सिल्क का रेशम का कीड़ा होता है। सिल्क फाइबर उस कोकून से मिलता है, रेशम के कीड़े या सिल्क वॉर्म के कीड़े, सिल्क वॉर्म्स के कोकून से। ये सिल्क वॉर्म है। तो सिल्क फाइबर जो है हमें सिल्क वॉर्म कोकून से मिलता है, और वूल जो है हमें शीप या गोट से मिलती है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। तो जो वूल होती है वो शीप और गॉड से तो मिलती ही है, यानी भेड़ों से और बकरियों से तो मिलती है। रैबिट यानी खरगोश से भी मिलती है, और याक से भी मिलती है। याक होता है एक एनिमल जो कि हिल्स में रहता है, जो आइस में, जहाँ पर हाई अल्टीट्यूड एरिया होता है, जहाँ पर पहाड़ होते हैं, वहां पर याक होता है। ऐसे ही कैमल से भी हमको वूल मिल सकती है। नेक्स्ट है, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो पहले जमाने तक हजारों साल से हमारे पास सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही मिलते थे, जैसे सिल्क, कॉटन, वूल एंड जूट, जिससे हम फैब्रिक बनाते थे या कपड़ा बनाते थे। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। यानी लास्ट 100 years में, 19th सेंचुरी में हमने कपड़े को केमिकल से भी बनाना शुरू कर दिया। तो केमिकल सब्सटेंसेस मतलब केमिकल से बनाने शुरू कर दिया, विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स। तो ये जो केमिकल से कपड़ा बनता है ये एनिमल्स या प्लांट से नहीं मिलता, इसीलिए इसको दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो हम इसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, जो केमिकल से फाइबर बनता है और जिससे कपड़ा बनता है। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। तो पॉलिएस्टर आपने सुना होगा, नायलॉन एंड एक्रिलिक, ये तीन चीजें जो हैं ये एग्जांपल्स सिंथेटिक फाइबर्स के हैं। तो जब क्वेश्चन आता है गिव सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो हमारा आंसर होगा पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि हमें नेचुरल फाइबर्स होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स में होते हैं कॉटन, सिल्क, जूट एंड वुल। उसके बाद जो हमें सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो होते हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। फिर हमें ये पढ़ा कि कॉटन हमको कॉटन प्लांट से मिलता है, वुल हमको एनिमल से मिलती है जैसे कि गोट, शीप, रैबिट, याक और कैमल। इसके बाद हमें सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म के कुकून से मिलता है, यानी रेशम के कीड़े से मिलता है, जो कि एक पेड़ पर होते हैं। उसके बाद जूट हमें जूट प्लांट से मिलता है। तो अब हम जो प्लांट फाइबर्स हैं यानी कॉटन, सिल्क, कॉटन और जूट, उसके बारे में पढ़ेंगे।
प्लांट फाइबर्स। 3.3 सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉटन के बारे में। हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स? जो हम घर में भगवान के लिए ज्योति जलाते हैं, तो उसमें हम जो ज्योत होती है वो कॉटन की बनाते हैं, यानी ऊन की, कॉटन यानी रुई की बनती है। What do you use for making these wicks? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts and pillows. तो जो ये ऊन होती है, रुई होती है, रुई से हम ये ज्योति बनाते हैं जो भगवान के लिए दिया में जलाते हैं घर में। और जो कॉटन होती है, रुई होती है, कॉटन की रुई से ही हम मैट्रेसेस बनाते हैं, क्विल्ट्स बनाते हैं। मैट्रेस मतलब गद्दे, क्विल्ट्स मतलब रजाई, और पिलोज मतलब जो तकिए होते हैं वो बनाते हैं। मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलो किससे बनते हैं? कॉटन से बनते हैं, यानी रुई से बनते हैं, कॉटन वूल बोलते हैं। और वो उसी से विक बनती है, यानी WICK विक, यानी ज्योति जो हम जलाते हैं, या कोई ऑयल लैम्प जलाते हैं उसमें भी ये विक लगती है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। अगर हम कॉटन वूल लें एक, तो उसके उसको अगर हम खींचें और उसके किनारों को देखें, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो जब हम उसको खींचते हैं रुई को, तो हमें दिखता है कि वो कॉटन के रेशों से बनी हुई है, यानी रुई के रेशे हैं जो टूट जाते हैं। तो वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये कॉटन वूल जो आती है वो कहाँ से आती है? इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स, यानी कॉटन जो है, रुई जो है, वो फील्ड्स में यानी खेतों में लगती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो जो ये कॉटन यानी रुई की खेती होती है, ये ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर जो क्लाइमेट है वार्म है, यानी थोड़ा गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और वहाँ पर ब्लैक सॉइल है। आप अगर महाराष्ट्र जाएंगे और गुजरात के कुछ एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पर ब्लैक सॉइल है, यानी काली मिट्टी है। तो जो काली मिट्टी के एरिया में कॉटन होती है, और वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है ज़्यादा होता है, यानी क्लाइमेट वार्म होता है, यानी गर्मी ज़्यादा होती है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? तो क्या हम हमें कोई नाम बता सकते हैं स्टेट्स का जहाँ पर कॉटन होती है? तो हमने आपको बताया एक महाराष्ट्र में है और गुजरात में भी होती है, और भी एक दो स्टेट्स में होती है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। तो जो कॉटन का जो प्लांट होता है, यानी रुई का जो पौधा होता है, उसके ऊपर फ्रूट लगता है। फ्रूट जो होता है वो रुई की बॉल्स होती हैं, छोटी छोटी, जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें ये रुई के बॉल्स हैं जो आप ये सारे पेड़ों के ऊपर लगी हुई हैं, और ये लेमन यानी नींबू के साइज की होती हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बोल्स burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen। तो जब ये फल पक जाता है, ये कॉटन बॉल पक जाती है, तो बॉल से जो है रुई बाहर आ जाती है, और इसके साथ इसके अंदर बीज होते हैं छोटे छोटे, और इस रुई में हमको कॉटन के फाइबर्स दिख सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी कोई रुई की खेत देखे हैं जहां पर रुई निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हो? क्या आपने रुई के खेत देखे हैं जहां पर रुई बिल्कुल पकी हुई हो, जिससे तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। तो ये ऐसे लगती है जैसे कि कोई खेत को स्नो से कवर हो कर दिया हो। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरे में ये ऐसे लगता है जैसे कि स्नो है, यानी बर्फ है पूरी पड़ी हुई है। फ्रॉम दीज बोल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड।
तो जनरली ये जो बोल्स होती हैं यहाँ से हाथ से लोग इससे, जो किसान होते हैं वो रुई जो लगाते हैं वो हाथ से इसको तोड़ते हैं, खेतों से रुई को हाथ से तोड़ते हैं। Fibers are then separated from the seeds by combing। तो जो रुई होती है उसमें बीज होते हैं, तो उसको हम ऐसे कॉम्बिंग से साफ करते हैं, रुई अलग कर देते हैं और उसके बीज अलग कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन, यानी गिनिंग यानी कि इसको सफाई बोलते हैं, रुई की सफाई करना। तो गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। जो गिनिंग करते थे पहले लोग हाथ से करते थे, ऐसे जो एक बड़ी सी कोम लेकर के रुई के बीच में से निकालते थे, जिससे रुई अलग हो जाती थी और जो बीज होते हैं उसके सीड्स वो अलग हो जाते थे। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। तो जो आजकल जो है, आजकल हाथ से नहीं करते हैं, आजकल मशीन यूज करते हैं इस काम को करने के लिए। ये हो गया कॉटन। तो आप, आई होप आपको कॉटन अच्छे से समझ में आ गया कि कॉटन जो है कैसे हमें मिलता है कॉटन फाइबर। तो कॉटन फाइबर हमें मिलता है फील्ड से, जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है जिन स्टेट्स में, और गर्म वार्म क्लाइमेट होता है, वहाँ पर हम लोग कॉटन को लगाते हैं। तो कॉटन के जो प्लांट होते हैं उस पर कॉटन की बोल्स लगती हैं। जब वो मेच्योर हो जाती हैं तो वाइट वाइट ऊपर दिखने लगता है स्नो के जैसा, ऐसा। और हम इसको हाथ से तोड़ लेते हैं और उसके बाद में इसको, इसके अंदर क्योंकि सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, तो इसकी सफाई करते हैं। उस सफाई को बोलते हैं गिनिंग। और गिनिंग पहले हाथ से करते थे, ये हम गिनिंग कर रहे हैं, यानी कोम्बिंग, यानी सफाई कर रहे हैं इसकी कोम से। ये कोम्ब आप देख सकते हैं इसके हाथ में है। और अगर आजकल कोम्बिंग जो है, ये जो गिनिंग है, ये हाथ की जगह मशीन से होने लग गई है। तो अब हम पढ़ते हैं जूट। पहले हमने एक प्लांट फाइबर पढ़ा कॉटन, अब सेकंड प्लांट फाइबर है जूट। तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो ये जूट क्या होता है? जूट आपने देखा होगा कि बोरी देखी होगी, अगर आपने बैग्स देखे होंगे जिसमें शुगर आती है, ब्राउन कलर का होता है, तो वो जूट जो है, बैग्स जो है वो जूट के फाइबर से बने होते हैं। तो और जैसे हम रस्सी होती है, रोप, वो भी देखी होगी आपने, वो भी जूट से बनी होती है, ब्राउन कलर की होती है। तो जूट फाइबर जो है वो हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है, यानी तने से मिलता है। ये जूट फाइबर का स्टेम है, ये पूरा स्टेम है। तो ये स्टेम से हमको जूट का फाइबर मिलता है। तो इट इज कल्टीवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो जूट होता है उसको कल्टीवेट करते हैं, यानी लगाते हैं रेनी सीजन में। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो जूट को जो हमारे यहाँ ग्रो करते हैं, जूट जहाँ बनता है, लगता है, वो है वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज। तो जो जूट का पौधा होता है, प्लांट होता है, उसको हम तब काटते हैं जब वो फूल देने लगता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें फूल दिख रहे हैं हमको। तो फ्लावरिंग के टाइम पर इसको हम हार्वेस्ट करते हैं, यानी काटते हैं। और जो स्टेम होता है, यानी इसका तना होता है, जो हमने आपको ये दिखाई, ये तना है इसका, ये तना है। इस तने को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं और उसको पानी में डाल के कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। तो जब हम जूट के स्टेम को, प्लांट के स्टेम को थोड़े दिन तक वाटर में छोड़ देते हैं, तो इसमें से फाइबर्स अलग हो जाते हैं और फिर हम उसको हाथ से फाइबर को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें जूट मिलता है। To make fabric, all these fibers are first covered into yarn, converted into yarns. How it is done? तो सबसे पहले जो ये फैब्रिक मिलते हैं, चाहे वो कॉटन के हैं चाहे जूट के हैं, उन फैब्रिक्स को हम सबसे पहले, फाइबर्स को हम पहले धागा बनाते हैं उससे। क्योंकि रुई अगर हमें मिली है तो रुई से पहले हमको धागा बनाना पड़ेगा, या जूट का फाइबर मिला है तो उससे भी हमें पहले यार्न यानी कि धागा बनाना पड़ेगा। ये यार्न का मतलब होता है धागा, और धागे से ही हम लोग क्लॉथ बनाते हैं, जो हमने पहले देखा। तो ये कैसे बनाते हैं हम? फाइबर से यार्न, यानी जो फाइबर हमको मिलता है कॉटन प्लांट से, और जो
जूट प्लांट से फाइबर मिलता है उसको यार्न में कैसे बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग, हम उसको स्पिनिंग करके कॉटन यार्न बनाते हैं। स्पिनिंग को हिंदी में कताई भी कहते हैं, यानी जब हम रुई से धागा बनाते हैं तो हम उसे काटते हैं तो कताई कहते हैं। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ, आप कॉटन यार्न को खुद भी बना सकते हैं। तो एक्टिविटी 4 है ये, जिसमें हम कॉटन वूल से यार्न बनाने की कोशिश करेंगे। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, जो कॉटन है उसको आप एक हाथ में पकड़ें, रुई को। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड, तो उसको दूसरे हाथ से उसको दबाएं, अपने अंगूठे और फोर फिंगर से, अंगुली से उसको थोड़ा सा दबाएं और फिर उसको खींचें। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन while continuously twisting the fibers, और उसको घुमाते रहें। तो यू आर एबल टू मेक अ यार्न। आर यू एबल टू मेक अ यार्न, यानी जब आप रुई को हाथ में लेंगे और दूसरे हाथ से वहां उससे खींचेंगे और उसको घुमाते रहेंगे तो वो लंबी यार्न का शेप में आ जाएगी, यानी धागे की, मोटे धागे की शेप में आएगी। तो इस जो ये प्रोसेस है यार्न बनाने का, ये तो आप वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए सिखाया जा रहा है, एक्टिविटी के लिए, लेकिन वैसे जो यार्न बनाने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी कताई। दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। तो इस प्रोसेस में हम एक वूल का, यानी कि कॉटन वूल को, यानी कि रुई को लेंगे हाथ में और फिर उससे ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे और खींचेंगे, जिससे कि वो फाइबर बन जाता है और फाइबर से वो धीरे धीरे धागा बनने लगता है जब हम उसको घुमाते रहते हैं और खींचते रहते हैं। तो अब ये अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इन इज अ हैंड स्पिंडल। इसको हम कतली, यानी ये जो रुई है, रुई से हम धागा बनाने के लिए एक मशीन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल, यानी कि तकली। ये तकली है, ये जो तकली है ये हम देख सकते हैं, ये तकली है एक, ये। तो इसके ऊपर हम धागे को लपेटना शुरू करते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। तो और दूसरी एक मशीन है जिसको हम चरखा बोलते हैं, इससे भी हम रुई को या कॉटन को स्पिनिंग करते हैं और धागा बनाते हैं। तो यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी महात्मा गांधी ने भी जो चरखा यूज करके कॉटन का धागा बनाने के लिए उसका मूवमेंट भी स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पर। He encouraged people to wear cloths made from homespun yarn termed as khadi and shun imported cloth made of the mills of Britain। यानी महात्मा गांधी ने पहले तो ये चरखा चला के दिखाया और लोगों को बताया कि हम अपने रुई से अपने धागा खुद बना सकते हैं और उसी से हम क्लॉथ बनाएंगे और खुद अपने देश का बना हुआ खादी का कपड़ा पहने, यानी कि रुई का जो होता है उसको खादी बोला कॉटन को, और बाहर जो ब्रिटेन से इंपोर्टेड क्लॉथ आता था बन करके मिलों में, उसे नहीं पहने। तो ये महात्मा गांधी ने उस टाइम पर मूवमेंट चलाया था कि हम अपने यहाँ का बना हुआ, जो कॉटन से बना हुआ खादी का क्लॉथ है वो पहनेंगे और ब्रिटेन के आए हुए मिल्स के बने हुए कपड़े वो नहीं पहनेंगे। टू पॉपुलराइज एंड promote Khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956। तो 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी हमारी भारत सरकार ने एक बॉडी बनाई जिसका नाम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन रखा इन 1956, जो कि खादी के कपड़ों को प्रमोट करती थी, यानी लोगों को
खादी के कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित करती थी। स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale is done with the help of a spinning machine। तो ये जो हमने स्पिनिंग किया है, देखा तकली के ऊपर और चरखा के ऊपर जो किया करते थे, तकली और चरखा के ऊपर जो हम स्पिनिंग करते थे, ये चरखा है, वो तकली हमने आपको पहले दिखाई थी। तो ये छोटे स्मॉल लेवल पर हो सकती है, लेकिन अगर हमें मास लेवल या बड़े लेवल पे करनी होती है तो हमें स्पिनिंग मशीन यानी कि जो कताई की मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, वो लगाई जाती हैं और उनसे स्पिनिंग होती है। आफ्टर स्पिनिंग yarns आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो जब स्पिनिंग हो जाती है तो हमें धागा मिल जाता है, स्पिनिंग से यार्न मिल जाता है, और यार्न से ही हम बाद में फिर फैब्रिक बनाते हैं। तो यार्न से अभी तक हमने ये सीख लिया कि पहले हम कॉटन से फाइबर कैसे लेते थे, यानी कॉटन को सफाई करते थे, गिनिंग करते थे, और फिर गिनिंग करने के बाद में उसकी स्पिनिंग यानी कताई करके उसको उससे धागा कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है यार्न टू फैब्रिक, यानी जो हमने धागा बनाया, धागे से कपड़ा कैसे बनेगा। तो धागे से कपड़ा बनाने के लिए कई तरीके हैं। देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, यानी यार्न्स धागे से फैब्रिक यानी कपड़ा बनाने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग। वीविंग मतलब बुनाई और निटिंग मतलब भी बुनाई होता है। तो बुनाई करते हैं। अब ये दोनों अलग अलग तरीके हैं, लेकिन वीविंग एक अलग तरीका है कपड़ा बनाने का, यानी फैब्रिक बनाने का फाइबर से, यान से। और निटिंग एक अलग तरीका है फाइबर को यान से फैब्रिक को बनाने का। तो पहले हम वीविंग पढ़ते हैं। वीविंग क्या होता है? वीविंग भी बुनाई है, बट इसमें एक्टिविटी 2 में हमने देखा था कि फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। जो हमने एक्टिविटी 2 देखी थी ऊपर, ये एक्टिविटी 2, तो इसमें हमने देखा था कि जो क्लॉथ है वो ऐसे और ऐसे दो अलग अलग सेट्स के धागों से बनाया जाता है, इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं वीविंग। और आप ये देख सकते हैं जो क्लॉथ है वो इस तरह से आ जाता है, ऐसे और ऐसे। तो इसको, ये है वीविंग, जिसमें धागे ऐसे और ऐसे लगे हुए हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो ये है वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग। तो ये है वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। यानी जो दो सेट्स ऑफ yarn को, यानी दो ऐसे, एक सेट यार्न ऐसे लगाया धागा और दूसरे सेट को ऐसे लगाएंगे, तो ये कपड़ा जो बनेगा, इस तरीके को या इस मेथड को बोलते हैं वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। अभी पेपर स्ट्रिप्स को भी हम वीव कर सकते हैं, वो हम एक्टिविटी 5 में करेंगे। तो एक्टिविटी 5 में हम पहले क्या करेंगे, टेक टू शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। दो कलर के हमने पेपर शीट लेनी है, एक रेड ले ली और एक ग्रीन ले ली। अब कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विथ अबाउट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। तो हम दो स्क्वायर पीसेस काटेंगे, रेड में भी और ग्रीन में भी। ये रेड कलर का जो है, और ऐसे ही ग्रीन कलर का भी हम वही 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर पीस काट लेंगे। तो ये जब हम काटेंगे, अब उसको हमें बोथ शीट्स इनटू हाफ, हाफ में फोल्ड कर देना है हमें। यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से, ताकि ये और ये दोनों एजेस मिल जाएं। तो हाँ, ये फोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही ग्रीन को भी फोल्ड कर देंगे।
तो ये ऐसा दिखेगा। ये हमने दोनों शीट्स को फोल्ड कर दिया है। अब ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर 3.12a। ये वन शीट पर हमने पूरी लाइंस बना दी, कॉर्नर से लेके पूरी शीट लाइंस बना दी। ये पूरी हमने लाइन बना रखी है। एंड ऑन द अदर एज शोन इन 3.2b। और दूसरी लाइंस हम ऐसे बनाएंगे कि हम थोड़ी सी कॉर्नर पर जगह छोड़ दें। हम उसको बड़ा करके दिखाते हैं आपको। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉर्नर पे यहाँ पर स्पेस है इतना। ये आप देख सकते हैं, और यहाँ से भी स्पेस है, यानी बीच में ही सिर्फ कट है, ये कट्स है। तो हमको इसे छोटा करके दोबारा देखते हैं। अब हमें, जब हमने ऐसे लाइंस खींच दी हैं, उसके बाद कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। तो यहाँ से हमको इन शीट्स को काटना है। तो ये हमको ऑरेंज में तो हमको स्ट्रिप्स मिल जाएंगी, ऐसे ऐसी स्ट्रिप्स मिल जाएंगी ऑरेंज में, ऐसे पतली पतली। जो रेड है या ऑरेंज वाला कलर है उसको, उसमें हमको ऐसी स्ट्रिप्स मिलेंगी। और जो ग्रीन वाला है उसमें हमें ऐसा मिलेगा, ऐसी स्ट्रिप्स होंगी। तो आप ये देख सकते हैं ग्रीन में हमको ये ऊपर ऐसा ये मिला हुआ है, और इसके बीच में ये स्ट्रिप्स हैं ग्रीन की। ये ग्रीन की पूरी स्ट्रिप चल रही है। Weave the strips one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in figure 3.12। और अब हमें ये जो ऑरेंज स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स को बीच में ऐसे डालना है कि एक ग्रीन के ऊपर से निकले और दूसरा नीचे से निकले। ये ग्रीन के ऊपर से है और एक ग्रीन के नीचे से है, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। इस तरह से हमने ये स्ट्रिप को पूरा, फर्स्ट स्ट्रिप को हमने लगा दिया और ये वीविंग हो गई। इसी तरह से हमने सेकेंड स्ट्रिप को भी लगाया, और फिर थर्ड स्ट्रिप को लगाया, और फोर्थ को लगाया, और ऐसे हमने पूरा इसको वीव कर दिया। तो ये ऐसा बन गया। तो हमने इसमें देखा एक स्ट्रिप ऐसी थी ग्रीन, और रेड स्ट्रिप्स या ऑरेंज स्ट्रिप ऐसे लगी हुई हैं, और ये वीविंग हो गई है, यानी ये हमारा पूरा वीव हो गया, यानी बुनाई हो गई इसकी। पेपर से, स्ट्रिप से हमने बुनाई कर दी है। तो ये जो फिगर 3.12D है, शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। जब पूरी स्ट्रिप्स बन जाती हैं तो ये ऐसा दिखता है, जैसे ये फिगर डी में दिख रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हैंडलूम। इन अ सिमिलर मैनर, टू सेट्स ऑफ yarn आर वूवन टू मेक अ फैब्रिक। जैसे हमने पेपर की स्ट्रिप से ये वीविंग करी है, इसी तरह से हम लोग फैब्रिक से भी यान लेकर के फैब्रिक बनाते हैं। यान यानी धागे को लेते हैं, धागे से ऐसे बनाते हैं और फिर ऐसे बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्लॉथ फैब्रिक तैयार हो जाता है, यानी कपड़ा का फैब्रिक बनके तैयार हो जाता है। द yarns आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स ऑफ कोर्स। जो धागा होता है वो हमारी पेपर स्ट्रिप से बहुत पतला होता है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, यानी कि हम जो धागे को बुन करके कपड़ा बनाते हैं, धागे से बुनाई वीविंग करके कपड़ा बनाते हैं, वो लूम्स पर होता है। वो हैंडलूम होता है या मशीन होती हैं जो जिनमें हम कपड़े को ऐसे फिट करते हैं, पहले धागे को ऐसे करते हैं और फिर ऐसे करते हैं। तो ऐसे हमारा कपड़ा वीविंग हो जाता है हैंडलूम पर। द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो हैंड ऑपरेटेड जो होते हैं, हाथ से, जैसे ये लेडी कर रही हैं, इसको हैंडलूम बोलते हैं।
और जो पावर ऑपरेटेड होते हैं वो मशीन्स होती हैं। तो आई होप ये आपको वीविंग समझ में आ गया है। अब हम निटिंग पढ़ेंगे। निटिंग भी एक तरीका है बुनने का, धागे से कपड़ा बुनने का तरीका है। यू हैव नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड, यानी स्वेटर को कैसे बुना जाता है, कभी आपने देखा है? इन निटिंग अ सिंगल yarn इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो हम एक ही ऊन का जो धागा होता है, ये धागा है, उसी से फैब्रिक को बुनते हैं, कपड़े को बुनते हैं। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम अ torn पेयर ऑफ सॉक्स। अगर हम एक सॉक्स, फटी सॉक्स से अगर हम एक धागा खींचें तो वो धागा पूरा निकलता रहता है, यानी वहां पर वो ऐसा वाला स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा यान वाला स्ट्रक्चर नहीं है कि एक तरफ से निकालेंगे तो सिर्फ एक ही धागा निकलेगा, ऐसा नहीं है। उसमें धागा जो है वो एक ही उनसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे कर करके, फिर ऐसे ऊपर से, फिर दोबारा ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। तो इस तरह से उसको हमने अलग तरह से वीविंग किया हुआ है, यानी निटिंग किया हुआ है, यानी बुनाई किया हुआ है। तो a single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled, यानी जब हम धागे को सॉक से खींचते हैं, फटी सॉक से, जब हम धागे को फटी हुई सॉक से खींचते हैं तो धागा कंटिन्यूसली निकलते रहता है, फैब्रिक जो से निकलते रहता है। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। जो सॉक्स होती हैं, जुराबें होती हैं, या बहुत सारे और जैसे हमारे स्वेटर्स होते हैं, ये सब निटेड फैब्रिक से बनते हैं। निटेड मतलब जो सिंगल फैब्रिक का जो फाइबर होता है, सिंगल यान से ऐसे ऐसे करके जो बनता है, उससे निटेड बोलते हैं। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। तो जो निटिंग है, बुनाई जो होती है, जो सिंगल धागे से बुनाई होती है, वो हम हाथ से भी कर सकते हैं। जैसे लेडीज स्वेटर बनाती हैं, आप ये देख सकते हैं एक लेडी स्वेटर बना रही है यहाँ। तो ये जो स्वेटर बन रहा है, ये निटिंग है, इसमें एक ही धागा लगा है और हम दो सिलाइयों से एक के ऊपर एक उनको सेट कर रहे हैं। और दूसरा मशीन से भी होता है निटिंग, जिस पर हमारे सॉक्स, स्वेटर सब बनते हैं। तो यहाँ हमने दोनों तरीके पढ़ लिए फाइबर फैब्रिक बनाने के यान से, यानी कि धागे से कपड़े का फैब्रिक कैसे बनता है। वो दो तरीके हैं, एक वीविंग और एक निटिंग। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। तो वीविंग और निटिंग, ये दोनों को हम यूज करते हैं कपड़ा बनाने के लिए, अलग अलग तरह के कपड़े बनाने के लिए, फैब्रिक के लिए। और फिर जो कपड़ा बन जाता है उससे हम अलग अलग कपड़े के आइटम बनाते हैं, जैसे ट्राउजर्स हो गए, शर्ट्स हो गई, स्वेटर्स, सॉक्स, बनियान, टॉवल्स, कर्टन्स, बेड शीट्स एंड अदर बैग्स एंड अदर थिंग्स। तो आई होप ये आपको वीविंग एंड निटिंग क्लियर हो गया है। अभी हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, यानी कि जो कपड़े के मटेरियल है उसकी हिस्ट्री की, इतिहास उसका क्या रहा, कैसे कपड़ा बनना शुरू हुआ। Have you ever wondered what materials people used in ancient times of clothes for clothes? यानी जब पुराने जमाने में, प्राचीन समय में, जब इंसान के पास कुछ नहीं था, इंसान को कपड़ा बनाना नहीं आता था, तब वो क्या यूज करता था कपड़े की जगह। तो it appears that in those times people use the bark and big leaves of tree or animal skins and furs to cover themselves. तो जब हमारे पास कपड़े नहीं होते थे, उस बहुत सदियों पहले, एंशियंट टाइम्स में, तो हम पीपल जो लोग इस्तेमाल करते थे, वो पेड़ की छाल यूज करते थे, या बड़े पत्ते, या फिर एनिमल्स की स्किन, जैसे कि टाइगर की स्किन, या फिर फर, जैसे भालू की, या किसी और एनिमल की फर यूज करते थे टू कवर देमसेल्फ, अपने आप को कवर करने के लिए या ठंड से बचाने के लिए। After people began to settle in
agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mat and baskets. तो जब इंसान धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद जब उनको एग्रीकल्चर समझ में आ गया, खाना बनाने के लिए खेती करना समझ में आ गया, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना घास से और जो पेड़ों के पत्ते वगैरह होते हैं टहनियों से उनको बुनना शुरू किया, वीव करना शुरू किया और अपने लिए चटाई, मैट या बास्केट्स या टोकरियां बनानी शुरू कर ली। वाइन्स, एनिमल्स, फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। तो जो ये बेल होती थी, वाइन मतलब होता है बेल, जैसे अंगूर की बेल है उसको वाइन्स बोलते हैं। और एनिमल फ्लीस यानी कि जो जानवरों के ऊपर का ऊन वगैरह होता है या उनके हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, उनको ट्विस्ट करके खींच के उनसे लंबे लंबे रस्सी टाइप की बनाई जाती थी। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और फिर उनसे कपड़ा बनाया जाता था, उनको बुनाई करके। वुवन का मतलब बुनाई करना। द अर्ली इंडियंस wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. तो बहुत पहले जो इंडियंस लोग होते थे, पहले के पुराने जो लोग होते थे, वो कॉटन से फैब्रिक बनाते थे, यानी रुई से फैब्रिक बनाने लगे, जो कि उगती थी गंगा रिवर के रीजन में, जहां पर गंगा के आसपास कॉटन उगती थी, वहीं पर वो फैब्रिक्स बनाते थे। और उसके बाद फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। तो ये फ्लैक्स एक पौधा होता है जिसको अलसी का पौधा भी बोलते हैं। वो भी एक पौधा होता था जो नेचुरल फाइबर देता था, ऊन की तरह, यानी रुई की तरह या कॉटन की तरह या वूल की तरह नेचुरल फाइबर हमें एक और प्लांट से मिलता था जिसको बोलते हैं फ्लैक्स। इन एंशिएंट इजिप्ट, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. तो इजिप्ट, जो पुराना इजिप्ट कंट्री होता था, उसमें भी कॉटन यानी रुई और फ्लैक्स यानी अलसी को कल्टीवेट करते थे, उनको उगा करके रिवर नाइल के पास इन चीज़ों से, कॉटन से और फ्लैक्स से फैब्रिक बनाते थे, यानी कपड़ा बनाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, यानी सिलाई का पता नहीं होता था उस दौरान, उन समय में, पुराने समय में लोगों को सिलाई के बारे में जानकारी नहीं थी, तो वो सिल नहीं सकते थे, यानी स्टिचिंग नहीं कर सकते थे। पीपल सिंपली ड्रेप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो लोग क्या करते थे कि लोग जो कपड़ा बनता था उसको ओढ़ लेते थे या उसको अपने शरीर पर किसी तरह से लपेट लेते थे। Many different ways of draping fabrics were used. अलग अलग तरह से लोग कपड़ों को अपने शरीर पर, बॉडी पर लपेटते थे, यानी ड्रेप करते थे। With the invention of sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. जब एक बार ये सुई की इन्वेंशन हो गई जिससे हम कपड़ों को सीते हैं, तो धीरे धीरे लोगों ने स्टिचिंग करके पहनना शुरू कर दिया कपड़ों को, यानी कपड़े सिल के पहनना शुरू कर दिया। स्टिचिंग क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस। तो जो कपड़े सिलने का जो सिलसिला है, ये अभी इसमें बहुत वेरिएशन आ चुका है तब से अब तक। पहले सिर्फ नीडल से होते थे, अब मशीन से बनते हैं। Since this invention, but it is not amazing that even today sari, dhoti, lungi and turban is used as unstitched piece of fabric. लेकिन अभी भी कुछ चीजें जैसे कि साड़ी है, धोती है, लुंगी है या टर्बन है, ये अभी भी इनको सिले बगैर पहना जाता है, और लेडीज और जेंट्स दोनों इनको पहनते हैं। जैसे साड़ी लेडीज पहनती हैं, धोती और लुंगी और टर्बन जो है जेंट्स पहनते हैं, ये सब अनस्टिच्ड है, यानी इनको सिलने की जरूरत नहीं पड़ती। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. तो जिस तरह से हमारे
कंट्री में बहुत लार्ज वैरायटी है खाने के आइटम्स की, अलग अलग जगह पर अलग अलग खाना। इस तरह से हमारे यहाँ जो कपड़ा है और क्लोथिंग के आइटम है, यानी कपड़े के आइटम जो हैं और कपड़ा है, अलग अलग तरह का है, बहुत वैरायटी है। स्टेट के हिसाब से और रीजन्स के हिसाब से लोग कपड़ों को पहनते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो गया है। अब हम ये सिर्फ ये समझ लें कि हमको कॉटन से फाइबर कैसे मिलता है। सबसे पहले कॉटन के जो रोल्स होते हैं, कॉटन के रोल्स को हम गिनिंग करते हैं और फाइबर बनाते हैं। फिर जब हमें फाइबर मिल जाता है, गिनिंग मतलब सफाई करते हैं, सीड्स निकाल देते हैं। जब हमें फाइबर मिल जाता है तो फाइबर की हम स्पिनिंग करते हैं, यानी कताई करते हैं, और चरखे में या मशीन्स में या तकली से, और धागा बनाते हैं यानी यान बनाते हैं। और फिर यान जब बन जाता है धागा, तो धागे से हम या तो निटिंग करते हैं या वीविंग करते हैं, और निटिंग और वीविंग करके हम उसका फैब्रिक बनाते हैं यानी कपड़ा बना लेते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे हम कॉटन से, कॉटन जब खेतों में उगता है उससे लेकर के फैब्रिक जब बनता है यानी कपड़ा जो बनता है, ये पूरा प्रोसेस है। ये प्रोसेस हमें अच्छे से आना चाहिए। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि कॉटन वूल। कॉटन वूल वो होता है जो हम खेतों से, फील्ड से जो हम कॉटन तोड़ते हैं और उसको एक बार गिनिंग कर लेते हैं, यानी उसके बीज निकाल लेते हैं, तो वो कॉटन वूल होती है यानी रुई। फैब्रिक, फैब्रिक मतलब होता है कपड़ा जो हम बनाते हैं। फाइबर, फाइबर वो रेशे होते हैं, जैसे कॉटन है, कॉटन वूल से हमें फाइबर मिलेगा, और फाइबर से हम यार्न बनाते हैं, यानी कि धागा बनता है फाइबर से। निटिंग, निटिंग ऐसा तरीका है जिससे हम धागे से यानी कि यान से, यान से हम क्या बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, फाइबर बनता है, फैब्रिक बनता है, कपड़ा क्लॉथ फैब्रिक बनता है। तो ये किससे बनता है, ये निटिंग से बनता है। निटिंग जो है वो ऐसा होता है कि हम ऐसे धीरे धीरे एक ही तरफ से, एक ही स्ट्रैंड से हम उनको बुनाई करते हैं, और फिर ऐसे बुनाई करते हुए हम चलते रहते हैं, नीचे 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 लेयर्स में बुनाई होती है और ये कपड़ा तैयार हो जाता है। तो यह है निटिंग, जिसमें एक ही धागे से हम निटिंग करते हैं। स्पिनिंग क्या होता है, स्पिनिंग होता है जब हम कॉटन फाइबर से यान बनाते हैं, फाइबर टू यान, यानी कि धागा बनाते हैं फाइबर से, उसको बोलते हैं स्पिनिंग। ये प्रोसेस स्पिनिंग है। अब वीविंग क्या होता है, वीविंग जैसे हमने आपको पहले बताया था, वीविंग, वीविंग में दो सेट्स ऑफ यान होता है, यानी कि धागे होते हैं, एक तो इस तरह और एक इस तरह से, ऊपर से नीचे और राइट, लेफ्ट से राइट। तो ये जब हम इस तरह से हम बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं वीविंग। और जो हमने पहले बताया था ये था निटिंग, ये निटिंग था और ये वीविंग है। और यान क्या होता है, यान होता है धागा। धागा कैसे बनता है, फाइबर से, फाइबर से यान बनता है, और धागे से हम क्लॉथ फैब्रिक बनाते हैं बाद में। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए जो हमने समझ लिए हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फाइबर टू फैब्रिक। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने अच्छे से कर लिया, इंक्लूडिंग इसकी एक्टिविटीज। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑल द बेस्ट।